हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 को स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है वेक्टर्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और आज की ये बेसिक वीडियो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 को करने के लिए। जो चीज़ें हमें जो समझना ज़रूरी है उसे हम समझेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो हमें समझना ज़रूरी है, वो हमें पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। मैं ये सब जानता हूँ कि आप लोगों ने फिजिक्स में ज़रूर पढ़ लिया होगा ये, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ स्टूडेंट। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी और यूनिट भी होगा एप्रोप्रिएट। क्लियर है? तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ये क्या है? तो बिल्कुल बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखें भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ये मास एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है। मैंने एक बंदे से पूछा तुम्हारा मास कितना है, तो उसने मुझे बोला कि उसका मास 5 kg है। समझे? ये जो 5 है ये कहलाता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है ये कहलाता है यूनिट। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये वो बंदा पूछेगा किस तरफ तुम्हारा जो मास है वो किस तरफ है, वो ये कभी पूछेगा? आप बोलेंगे सर नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा ये बात। इसका मतलब ये हुआ ये जो क्वांटिटी है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। और अभी मैंने आपको बताया अगर ऐसी क्वांटिटी हमें नजर आ जाए जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और एक खास यूनिट हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। चले यार एक और एग्जांपल लेता हूं। अब मैं एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट वेट की। आप सबको पता ही होगा कि वेट और मास डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे से उसका वेट पूछता हूं तो याद रखिएगा असल जिंदगी में हम लोग वेट को गलत इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा असल में वेट का जो फॉर्मूला होता है डेट इज इक्वल टू mg। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी, बिल्कुल पता होगी। देखते जाइएगा स्टूडेंट, ये जो वेट है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? इसकी वजह ये है जब मैं किसी से पूछता हूँ वेट का कितना है तो वो मुझे बताएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है वेट की। और आपको पता है वेट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है जैसे कि बुक, तो उस बुक की जो वेट होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वेट का जिक्र करता हूं तो मैं मैग्नीट्यूड बताऊंगा और मैं क्या बोलूंगा कि वेट 9 न्यूटन है। ये 9 क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। ये न्यूटन क्या है? ये यूनिट है। और मैं डायरेक्शन बताऊंगा क्या? डाउनवर्ड। 9 न्यूटन कहां पर है? डाउनवर्ड है। तो दिस इज डायरेक्शन। तो हमें पता चला कि इसके पास तो मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास एक खास यूनिट भी है और इसकी डायरेक्शन हमें पता चल रही है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अभी बताया था कि अगर ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी। और इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका है कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इजीली बता पाएंगे स्टूडेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैं भी लिख दूंगा ये बात अभी। और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच
both magnitude in which have both magnitude and direction with an appropriate unit is called vector quantity। तो आए जरा मैं इसको लिख देता हूं। चले भाई, ये तो हो गया। अब आए जरा बढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। क्या हम वेक्टर को कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? तो देखिएगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है दिखाना। ज्योमेट्रिकल का मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, उसके अंदर हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर को दिखा सकते हैं। सही है। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है स्टूडेंट। देखिए भाई, मैंने यहां पर बना दिया एक एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। क्लियर है? चले भाई, सिंपल क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर को दिखाना, मुझे जरूरी नहीं है मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूं, सिर्फ मेरे को दिखाने का तरीका बताना है कि मेरे को कहीं भी अगर इस वेक्टर को दिखाना है तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा। सिंपल है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बनाया है। क्लियर है? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना बहुत आसान है ज्योमेट्रिकल, सिंपल एक एरो से, सिंपल एक एरो से, एक लाइन सेगमेंट से। आपको पता है कि एक लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट जिसके ऊपर दो एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट। ये देखें, ये आ गया एक एंड पॉइंट और ये आ गया एक एंड पॉइंट। तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला जो एंड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे हेड और ये जो होगा इसको बोलेंगे टेल। तो ये कहलाता है टेल और ये कहलाता है हेड। ये होती है वेक्टर। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? चले, ज्योमेट्रिकली सिंबॉलिकली अलग है। चले भाई, देखिए भाई, तो एक बात हमें समझ में आई कि वेक्टर के बाद दो चीजें होती हैं, एक तो वेक्टर का हेड होता है और एक वेक्टर की टेल होती है। वेक्टर स्टार्ट कहां से होता है? टेल से, और एंड कहां होता है? हेड पर। छोटी सी बात थी, समझ में आ गई? चले भाई, तो यहां मैंने लिख दिया है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट से हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। चले भाई, इट इज डिनोटेड बाय ए बी और उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। इससे ये पता चल जाता है वो जो क्वांटिटी है असल में वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं जब लिख रहा हूँ क्या मैं एक एरो बना के लिखूंगा? नहीं, इससे तो बड़ी मसला है। तो इसीलिए हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? देखिए, आपको पता ही होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? एक एरो, एरो बना देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है ये जो है, ये जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एक एरो लगा देते हैं क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें एक्सेलरेशन की, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? एंगुलर मोमेंटम ले लें, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हम किस तरीके से वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, है ना? समझ में आ गई बात। चले भाई, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो मैंने आपको अभी बताया, द एंड पॉइंट्स। आपको पता है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये एंड पॉइंट और एक ये एंड पॉइंट। द एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट आर कॉल्ड इनिशियल, ये पॉइंट क्या कहलाता है? इनिशियल। एंड ये वाला जो पॉइंट कहलाता है वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम पढ़ते हैं किसी भी नई चीज को, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं स्टूडेंट। क्लियर है? तो आए बढ़ने का वक्त आ चुका है स्टूडेंट कि हम पढ़े वेक्टर की टाइप्स को। और एक और छोटी सी बात, ये जो ये वेक्टर है ना, ये जो इसकी लेंथ है, इस वेक्टर की क्या होगी? लेंथ होगी ना। ये जो वेक्टर की लेंथ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रही है ना बात? उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होती है लेंथ। इसकी लेंथ जो होती है वो हमें क्या बताती है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। और ये जो हेड होता है, ये जो हेड है, ये जिस तरफ होता है ना, ये हमें बताता है उस क्वांटिटी की डायरेक्शन। ये जो हेड है ये हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है असल में उस वेक्टर की लेंथ होती है, और जो हेड होता है वो हमें डायरेक्शन बता देता है।
क्लियर। सो आए अब जरा टाइप को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को पढ़ेंगे, पैरेलल वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके स्टूडेंट। सो आए जरा स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को। सो आए जरा देखते हैं, सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करना है वो जरूरी है आप लोगों के लिए। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैंने ये आपको बताया जो ये वेक्टर होता है और जो इस वेक्टर की जो लेंथ होती है असल में वो कहलाता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। सही है, तो इसको वेक्टर की जो लेंथ होती है वो इसी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हम इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, जो भी वेक्टर का नाम हो, जैसे कि मैंने अभी इस वक्त इस वेक्टर को नाम दिया है वी वेक्टर, तो अब इसके मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे, ये लिखेंगे पहले वी वेक्टर और उसके दोनों तरफ हम एक बार लगा देंगे, ये हमें बताएगा कि असल में हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई किस तरीके से वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है। क्लियर हो गई, तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। चलें भाई अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इक्वल वेक्टर्स को। ये इक्वल वेक्टर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल, किसी चीज का इक्वल होना, मतलब इक्वल वेक्टर से इसका मतलब ये हुआ, देखिए वेक्टर्स लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दो वेक्टर्स की बात हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स कब कहा जा सकता है इक्वल वेक्टर, जब कहा जा सकता है जब उन दोनों वेक्टर्स की, जैसे कि यहां पर देखें तो मैंने एक वेक्टर को ए वेक्टर बोला है, दूसरे वाले वेक्टर को मैंने बोला बी वेक्टर। अब मैं कब इनको इक्वल वेक्टर्स बोलूंगा, मैं उस वक्त इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलूंगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम, और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो उस वक्त इन दोनों वेक्टर्स को कहा जाएगा इक्वल वेक्टर्स। कितना आसान कॉन्सेप्ट था। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन या इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आए जरा मैं इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूं। चले भाई इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिख दी। क्या है इक्वल वेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि यहां मैंने आपके सामने डायग्राम में यही वेक्टर को नाम दिया हुआ है। क्लियर है, चले भाई अब कहानी आती है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो यहां मैंने लिखा है नेगेटिव और बात किसकी आ रही है, वेक्टर, मतलब वेक्टर नेगेटिव हो जाए। अब ये क्या मतलब है सर, तो भाई देखो स्टूडेंट, अगर आप यहां देखें वेक्टर्स लिखने के बजाय मैंने यहां लिखा वेक्टर, मतलब अगर हमारे पास एक वेक्टर हो ए, मैंने लिख दिया भाई एक ए वेक्टर है हमारे पास, तो अब मुझे चाहिए इसका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, उसी वेक्टर का नेगेटिव। तो क्या करूंगा, इस वाले ए वेक्टर को मैं उलट दूंगा, जिस डायरेक्शन में ये अभी ए वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल अपोजिट कर दूंगा। सुनते जाइएगा बात को, ये वेक्टर ए है, मुझे चाहिए इसका नेगेटिव वेक्टर, तो क्या करूंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज भी नहीं करूंगा, सिर्फ चेंज किसके अंदर करूंगा, इसकी डायरेक्शन में। और कैसा चेंज, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर ए है बिल्कुल इसके अपोजिट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है, चले भाई समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं और वेक्टर ए लिख देते हैं, खत्म। तो हमें ये बात समझ में आई, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां हमने वेक्टर ए को मान लिया है। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय नेगेटिव ऑफ वेक्टर नेगेटिव ए। और दूसरी बात आगे क्या लिखेंगे, हमने ये क्या नोट किया इसके अंदर, हमने ये बात नोट की कि इस दौरान दोनों का मतलब जो ये वेक्टर ए है और ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए है, इन दोनों की जो लेंथ होगी ना
वो तो सेम रहेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड इट हैज द सेम लेंथ एज ए। जो वेक्टर ए की जो लेंथ होगी उसी तरीके से सेम लेंथ नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए की भी होगी। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिर्फ क्या होगा, फर्क इस चीज में आ रहा होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो बस इसकी डेफिनेशन बन गई। तो आए जरा इसको भी आपके सामने लिख देता हूं। चले भाई, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों के सामने लिख दी। वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय नेगेटिव ए, इट हैज सेम लेंथ। इसके पास क्या होगी, सेम लेंथ होगी एज ए, वेक्टर ए की तरह ही, बट लेकिन क्या होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से आप लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट। और बात करिए वेक्टर की, मतलब एक ही वेक्टर है और आप इसके नाम में गौर करें, यूनिट आ रहा है। यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर कहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। तो बिल्कुल स्टूडेंट वजह है। यूनिट वेक्टर एक खास वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहा गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो इसका मतलब इसको डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। या तो आप बोल सकते हैं अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दोनों तरीके सेम है, बात एक ही करी जा रही है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो भाई देखिए, अब मेरे पास ये ए वेक्टर है। अब मैं चाहता हूं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना। मालूम करने को तो छोड़े, फॉर्मूला उसका बता दूंगा। तो भाई देखिए, यूनिट वेक्टर अब इसका चाहिए तो याद रखिएगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर का, मुझे एक बात कंफर्म है कि यूनिट वेक्टर जो इस वेक्टर का होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन यूनिट होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, उस वेक्टर ए को लिखेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे एक कैप। वो जो कैप होगा ना, वो हमें ये बता रहा है हम बात कर रहे हैं ए वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर की। मतलब सिंपल हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। समझ में आ गई। और ये एक कैप जो ऊपर जो मैंने आपके सामने बनाया वो कहलाता है कैप। समझ में आ गई बात। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। चले भाई, मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिख दी। वही वाली बात, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। और यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट डिनोट कर सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब ए वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर को इज डिनोटेड बाय किस तरीके से करेंगे, ए कैप। रीड करने का तरीका सुन लो स्टूडेंट, में क्या बोला हूं, ए कैप। ऐसे ही पढ़िएगा, अगर वी वेक्टर होगा, अगर हमारे पास वी वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर बोलूंगा तो आप क्या लिखेंगे, वी कैप। क्लियर, ऐसे रीड करेंगे। चले भाई, ये बात भी हो गई। अब आपको छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, है ना, यूनिट वेक्टर को हासिल कैसे किया जाता है। बुक में भले ही ना लिखा हुआ हो अभी इस वक्त के लिए, लेकिन मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे हासिल किया जाता है, बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब ये कि अगर आपको ए वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है, मतलब ए कैप से डिनोट करेंगे यूनिट वेक्टर को। तो अब आप कैसे हासिल करेंगे, आप क्या करें, उसी वेक्टर को, मतलब ए वाले वेक्टर को डिवाइड करवा दें उसी ए वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ए वेक्टर। समझ में आ गई, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। इसको रीड कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो और नल वेक्टर। इसके नाम से ही जाहिर होता है स्टूडेंट, जीरो ऐसा वेक्टर जिसकी एग्जिस्टेंस ही ना हो। मतलब इसको अगर हमें डिफाइन करना हो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम बोलेंगे अ वेक्टर, एक वेक्टर जिसका हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। मतलब जहां से वो शुरू हो रहा है, जो पॉइंट से शुरू हो रहा है, उसका इनिशियल पॉइंट भी वो हो और फाइनल पॉइंट भी वो हो, तो ऐसे वेक्टर को बोला जाता है स्टूडेंट नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो बहुत आसान है इसको डिफाइन करना। कैसे करेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड
A vector whose initial and final point are same is called null vector और zero vector। क्लियर है? और उसको डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय ओ। ओ से करते हैं, ओ लिखा और उसके ऊपर बना देंगे वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो है तो ओ लिखेंगे और उसके ऊपर वेक्टर बना देंगे। इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं फटाफट। चले भाई, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर के ऊपर। नाम से जाहिर होता है पोजीशन बताने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है दैट इज पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर के लिए आपको स्टूडेंट जरूरी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब ये आपके सामने आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर आपको पता ही होगा ये जो पॉइंट होता है दैट इज ऑरिजिन। क्या होता है? ऑरिजिन होता है। अब स्टूडेंट सुनते जाइएगा, अब मैं आपके सामने एक ऐसा वेक्टर बनाने जा रहा हूं, सुनते जाइएगा। ये जो पॉइंट है जो ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ। अब मैंने यहां इस ओरिजिन से एक वेक्टर को स्टार्ट किया, कर दिया, और यहां मैंने आगे इसको रोक दिया। जहां ये रुका है ना, जिस पॉइंट पे आगे रुका है उस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? पी। तो ये जो अब वेक्टर बना दैट इज ओपी वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? ओपी वेक्टर। और ये सी वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। क्यों? तो भाई देखें, इस वेक्टर की वजह से हमें पोजीशन पता चली। अब आप बोलेंगे सर किसकी पोजीशन पता चली? हमें इस पॉइंट पी की पोजीशन पता चली। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ओपी वेक्टर है इसने हमें पोजीशन बताई इस पॉइंट की। तो जिस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको पोजीशन वेक्टर। और आपने एक चीज को नोट किया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नोट किया। और वो नोट करने वाली बात यह है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट वो ओरिजिन पर होता है, और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो पी। मतलब कोई भी पॉइंट पी हो सकता है। क्लियर है? तो ऐसे वेक्टर को बोला जाता है स्टूडेंट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बोलेंगे? अ वेक्टर whose initial point is at origin and the terminal point is p। क्या हो? उसका टर्मिनल पॉइंट P हो और इनिशियल पॉइंट क्या हो? ओरिजिन हो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया जाता है कैसे? इट इज डिनोटेड बाय ओपी वेक्टर। क्लियर है? तो ये थी पोजीशन वेक्टर की कहानी स्टूडेंट। और एक और बात याद रखिएगा, पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। मतलब पोजीशन वेक्टर की जो टेल है आप उसको कभी भी कहीं नहीं ले आ सकते, वो फिक्स नहीं है। तो याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर की जो टेल है वो फिक्स है, उसे कहीं भी मूव नहीं कर सकते आप लोग। तो इस बात को भी मैं लिख दूंगा। चले भाई स्टूडेंट, पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? तो वो भी बहुत आसान है, लेकिन आपको एक दफा पढ़ के बता देता हूं। अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है हुज इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी। देखें, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर है और फाइनल पॉइंट कहाँ है? पी पर है। कोई भी पॉइंट पी हो सकता है। इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओपी। और इसको डिनोट कैसे करेंगे पोजीशन वेक्टर को? ओपी वेक्टर से। और यहां मैंने लिख दिया टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर की जो टेल होती है वो फिक्स होती है हमेशा। चले भाई आ जाए पैरेलल वेक्टर्स की कहानी पर। तो भाई पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में होना। तो पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की बात है, यहाँ पर वेक्टर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब दो वेक्टर चाहिए। मैंने लिख दिए, एक मैंने वेक्टर ए लिखा और एक मैंने लिखा वेक्टर बी। लेकिन अगर आप इन दोनों वेक्टर्स पे अगर गौर करें तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। डिफरेंट है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन जो इन दोनों वेक्टर्स में जो चीज कॉमन है, सेम है, वो ये है कि ये जो दोनों वेक्टर्स है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल वेक्टर्स को अगर आपको डिफाइन करना हो वो बहुत आसान है। आप क्या बोलेंगे? टू वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर्स की बात है, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल। उन्हें पैरेलल कब कहा जाएगा? इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। जब दोनों वेक्टर्स क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो। और इनको डिनोट करने का तरीका क्या होगा कि ए वेक्टर, दो लाइनें बनाएंगे और लिख देंगे बी वेक्टर। तो ये बताता है हमारे को कि जो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर आपस में क्या है?
पैरेलल है। इंशाल्लाह ये बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। चले भाई, मैंने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन आपके सामने लिख दी है, जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताई कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन और इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चले भाई स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स को और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को। तो उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा स्टूडेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट एक और आएगा बेसिक के ऊपर, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स और जो मैं मेथड इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो कहलाता है स्टूडेंट हेड टू टेल रूल, जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई देखिए, उसके लिए हमें इमेजिन करने पड़ेंगे दो वेक्टर्स। हम मानेंगे दो वेक्टर्स को, एक में कहलाएगा वेक्टर ए और ये आगे आपके सामने एक वेक्टर बी। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करवाना चाहते हैं स्टूडेंट। इन दोनों वेक्टर्स को क्या कराना चाहते हैं, ऐड। तो इन ऑर्डर टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कराने के लिए कॉमा वी फर्स्ट प्लेस बी वेक्टर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी वाले वेक्टर को रखेंगे कहां पर, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से कि इट्स टेल कोइंसाइड्स विद द हेड ऑफ ए। हम क्या करेंगे, देखिएगा जो बात इसने बोली मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए भाई, सबसे पहले आप क्या करें, जो ये ए वेक्टर है ना उसको पहले बना दें और बिल्कुल भी कोई चेंज ना करके, ना तो डायरेक्शन में चेंज करेंगे ना तो मैग्नीट्यूड में, कुछ भी चेंज मत करिएगा वरना काम खराब हो जाएगा स्टूडेंट। ये मैंने लिख दिया, सब स्टूडेंट वेक्टर ए आ गया। अब क्या करेंगे, जो बी वाला वेक्टर है उसको हम इस तरीके से लेके आएंगे, ना तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे बी वाले वेक्टर की, ना ही इस बी वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, और उसको कहां लाके रख देंगे, जो ए वाला वेक्टर है उसकी हेड पर। समझ में आई बात? क्या करने जा रहे हैं, इस बी वाले वेक्टर को बिना इसकी डायरेक्शन को चेंज किए और बिना इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए इस वेक्टर ए की हेड पे लाके उस बी वेक्टर वाले की टेल को रख देंगे। तो बी वाले वेक्टर की टेल को हम ए वाले वेक्टर की हेड पे रखेंगे और बिल्कुल बिना डायरेक्शन को चेंज किए हम उसको यहां पर बना देंगे और ना ही मैग्नीट्यूड को। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर बी। समझ में आया? इस तरीके से हमने इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं लगनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि ये वाला एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये है एक वेक्टर बी। अब मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। तो कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो ए वाला वेक्टर उसको जैसा है वैसे ही बना दूंगा, बना दिया। अब क्या करूंगा, जो दूसरा वेक्टर बी है उसकी जो टेल होगी, उसकी जो टेल है वो मैं लाके रखूंगा बी ए वाले वेक्टर की हेड पर और बिना डायरेक्शन चेंज किए और बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए ऐसे ही बना दूंगा। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, बी वेक्टर। समझ में आई बात? इस तरीके से आप कोई भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बिना कोई मुश्किल के। क्लियर है? बस ख्याल ये रखना है कि जिन भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करने जा रहे हैं उन दोनों वेक्टर्स का ना तो आप लोगों को डायरेक्शन को चेंज करना है और ना ही उनके मैग्नीट्यूड को चेंज करना है। समझ में आ गई बात? चले भाई, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, और वो क्या है पता है? वो सवाल बहुत इजी है भाई। देखिए, अगर मैं किसी बच्चे से बोलता हूं 2 + 3 क्या होता है, तो वो इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे कोई रिजल्ट लाके देगा। 3 और 2 कितने हो गए, 5। कुछ रिजल्ट आया? आप बोलेंगे सर आया। तो जब हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो इसके नतीजे में तो हमारे को एक नया वेक्टर मिलना चाहिए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, हम इस बात से एग्री करते हैं। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ये बात भी जरूरी जानना। तो भाई देखिए, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, चलो कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी हमें मिलेगा। तो भाई देखिए, यहां लिखा मैंने नाउ द सम, या तो आप लोग सम लिख देंगे या तो आप सम की जगह क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आई? तो सम ऑफ
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या देगा हमारे को, डिनोटेड एज a प्लस b। इन दोनों के सम को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, a प्लस b से। इज द वेक्टर, एक वेक्टर होगा whose इनिशियल पॉइंट, उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा उस वेक्टर का जो मैं भी बनाने जा रहा हूं, यहां पे बनाएंगे ना, रुक जाए देखिए। सबसे पहले तो मैं ये डायग्राम यहां बना देता हूं। क्या है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर a। चलिए मैं वही कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं ये कर देता हूं। अब देखिए उसमें होगा क्या, देखिए वेक्टर आएगा, रिजल्ट है कैसे आएगा वो देखिए। उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा, जहां से वो रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होगा, वो कहां से होगा, वो ए वेक्टर वाले की टेल से स्टार्ट होगा। ए वेक्टर वाला कौन सा है, ये वाला, इसकी टेल कौन है, ये रही। तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो स्टार्ट कहां से होगा, ये वाले वेक्टर से होगा। चले भाई, और उसका टर्मिनल पॉइंट मतलब रुकेगा कहां जाके, इज हेड ऑफ बी, मतलब बी वाला जो वेक्टर है उसकी हेड पे जाके रुकेगा। कहां पे रुकेगा, बी वाले वेक्टर की हेड पे जाके। मैं चाहूं तो ये लिखूं नहीं, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको जबानी बता देता हूं। लेकिन ये क्यों पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको नोट करना हो तो वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी मेरे लिए जबानी बताना इजी है और आप लोगों को समझना इजी है। अब इसको भूल जाए, मैं आपको अपने अंदाज से समझाता हूं। देखिए भाई, अब इस दोनों को वेक्टर को ऐड किया तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। उस रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना बिल्कुल इजी है। कैसे, जो सबसे पहला जो वेक्टर a है उसकी क्या करेंगे आप, इनिशियल पॉइंट से क्या करेंगे, एक वेक्टर शुरू करेंगे और उसको एंड करेंगे जो लास्ट वाला वेक्टर होगा उससे। तो आपको स्टूडेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और उस रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस का b, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर। आए आपसे एग्जांपल पूछता हूं। अब स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर a है, ये रहा, एक वेक्टर b है, ये रहा। अब मुझे बताएं दोनों को ऐड करके, सिंपल है। ये आपने लिखा, सॉरी एक वेक्टर c भी ले लेता हूं। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक वेक्टर c, ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर c। चले, अब मैंने बोला इन तीनों वेक्टर को ऐड करो बाय हेड टू टेल रूल। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला वाला वेक्टर a है तो इसको मैं लिखूंगा, बना दिया, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा और ना ही इसकी डायरेक्शन को। चले भाई, b वाला वेक्टर ये रहा, ना तो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा ना ही इसका मैग्नीट्यूड। सिंपल क्या करूंगा, इस b वाले वेक्टर को जो इसकी टेल इसको यहां लिखूंगा, बनाऊंगा, और ये मैंने बिना डायरेक्शन को चेंज किए और ना मैग्नीट्यूड को चेंज किया, ऐड कर दिया। c वाला वेक्टर का भी ना मैग्नीट्यूड चेंज करूंगा और ना ही डायरेक्शन, तो हेड टू टेल रूल है। तो सेकंड वाला वेक्टर जो b के बाद जो आएगा c, तो अब c वाला जो वेक्टर उसकी टेल में रखूंगा b वाले वेक्टर की हेड पर, और ये मैंने बना दिया। तो चले भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, c वेक्टर। अब आपको पता है जब भी हम लोग किसी चीज को ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। तो हमने तीनों वेक्टर्स को ऐड किया है, किसके जरिए, हेड टू टेल रूल। इसका नाम हेड टू टेल रूल क्यों रखा गया, इसकी वजह सिंपल आपके सामने है। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वाले वेक्टर की टेल जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले वेक्टर की हेड के साथ तीसरे वाले वेक्टर की टेल को जोड़ रहे हैं। तो जब ये मेथड कहलाता है हेड टू टेल रूल, पहले वाले वेक्टर की हेड को दूसरे वाले वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना। चले भाई, अब रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले वाले वेक्टर कौन था, a, तो इससे स्टार्ट करूंगा मैं वेक्टर को और एंड करूंगा सबसे वाले लास्ट वाले वेक्टर की हेड के साथ। तो ये जो वेक्टर कहलाएगा वो कहलाएगा a प्लस b प्लस c, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद मिला है, तो ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इंशाल्लाह समझ में आ गई, आसान सी बात थी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट आए सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, किस तरीके से हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी मुश्किल नहीं है, आसान है। कैसे, देखिए भाई, कंसीडर टू वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब उनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसको किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ऑफ दीज टू वेक्टर्स a and b इज डिफाइंड एज। हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो सुनिए। देखिए भाई, अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि 1 प्लस 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 प्लस माइनस का 2, क्या ये दोनों सेम नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल।
इसको रीड कैसे करेंगे? बहुत आसान है इसको रीड करना। हम बोलेंगे 1 प्लस -2, मतलब एक के अंदर ऐड कर दो -2 के अंदर। सही है, -2 को समझ में आ गई बात? एक के अंदर ऐड कर दो -2 को, ऐसे ही। तो हम ये क्या बोलेंगे, देखिए, is defined as the sum of the vectors a and -b। मतलब देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। कौन से दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं? कौन से दो वेक्टर से हम मालूम कर रहे हैं? एक तो वेक्टर a है और एक वेक्टर -b वेक्टर है। आपको पता है ना, बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो ये भी तो एक वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, सम मालूम कर रहे हैं। तो a -b किसके बराबर होगा? उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस -b का वेक्टर। बात तो अभी भी वही है ना? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इस एग्जांपल को देने की वजह यही थी। चले भाई, काम आसान हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम कौन से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? देखिए, a वेक्टर आपके सामने ये बना दिया, b वेक्टर ये बना दिया। अब हमें ऐड किसको करना है? देखिए, a वेक्टर के अंदर अब a वेक्टर बनाना पड़ेगा। a वेक्टर ये रहा, मैं बना देता हूं। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास a वेक्टर। ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है और ना ही इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, ये बात का ख्याल रखना है। चलिए भाई, इसके साथ ऐड करेंगे किसको? -b, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को। और आपको मैंने एक बात बताई ना अभी थोड़ी देर पहले, कैसे हासिल करते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर b? ये b वेक्टर है और नेगेटिव ऑफ वेक्टर b क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आता है? जो जिस डायरेक्शन में उसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो मतलब ये मैं यहां क्या करूंगा, इसकी टेल के साथ ऐड कर दूंगा सेकंड वाले वेक्टर को, जो है b, और ये कहलाएगा नेगेटिव b। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। दैट्स वजह से ये कहलाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। इसको ऐड कर दिया, तो अब ये क्या होगा? a b हो चुका है। क्लियर है? आसान सी बात थी। ये b तो था इस डायरेक्शन में, अब इसका नेगेटिव वेक्टर हासिल करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो हमें मिल गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, और मैंने ऐड करवा दिया इसको। चले भाई, अब ये दोनों ऐड हुए तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर भी तो आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? पहले वाले वेक्टर के टेल से, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे आखिरी वाले वेक्टर पर। क्लियर? अब ये जो वेक्टर है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और ये कब मिला? जब हमने a वेक्टर में से माइनस किया b वेक्टर को, तो हमें मिल गया ये रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में? यही बात मैंने लिखी है। इस तरह इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिफरेंस, मतलब a b मालूम करने के लिए v हम लोग क्या करेंगे? जस्ट ऐड a, मतलब ऐड करवा देंगे a वेक्टर को किसके साथ? विद द नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, मतलब b वाले वेक्टर के नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर b से ऐड करवा दिया। किस तरीके, कौन से मेथड से ऐड करवाया? बाय हेड टू टेल रूल। और इस तरीके से हमें मिल गया डिफरेंस, मतलब हमने a वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करा दिया b वेक्टर से, और हमारे पास हमारा काम हो चुका है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करवाते हैं। ये दो से दो, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल के अंदर आप चाहे जितने चाहे वेक्टर्स को ऐड करवा सकते हैं। और भी मेथड है जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।